हेलो दोस्तों, स्वागत है वाईफाई स्टडी लाइव आईएएस पीसीएस में। आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले हैं, बट उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ आज लास्ट डेट है। कल से हमारा उन्नति बैच जो है स्टार्ट हो जाएगा। जिस भी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है वो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। सो याद रखिएगा, उन्नति बैच के अंदर एडमिशन लेने का आज जो है लास्ट डे है और ये कंप्लीट टीम है हमारी जो उन्नति बैच में आप लोगों को पढ़ाने वाली है, ठीक है। सो याद रखिएगा, कंप्लीट क्लासेस होंगी 270 प्लस आवर में आप लोगों को कंप्लीट एनसीईआरटी जो है करवाई जाएगी। और एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे आप मल्टीपल टाइम्स जो है एनसीईआरटी को रिवाइज भी कर सकते हैं। 270 प्लस आवर्स में आप लोगों को एनसीईआरटी कवर करवाएंगे और साथ में 1 साल की वैलिडिटी होगी, ठीक है। सो यहाँ पे 1 साल की वैधता है। 1 साल तक जो है आप इसको कितने मल्टीपल टाइम्स जो है वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फीस की अगर मैं बात करूं तो 4500 यहाँ पे जो है फीस रहेगी। उसके अलावा यहाँ पे आप WS लाइव कोड का इस्तेमाल करके इस फीस के अंदर डिस्काउंट ले सकते हैं। आज जो है लास्ट डे रहेगा, कल से हमारी क्लासेस जो है यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे कल से जो है हमारी पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, टेक, हिस्ट्री, इकोनॉमी सारी की सारी एनसीईआरटीज जो है इनकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सुबह 9 बजे जो है पॉलिटी की क्लास होगी आजाद सर की, जहाँ पे एनसीईआरटी होगी पॉलिटी की, ठीक है। ज्योग्राफी जो है मदन सर करवाने वाले हैं, 1 बजे क्लास रहेगी। साइंस एंड टेक की एनसीईआरटी की शुरुआत की जाएगी दीपक सर के द्वारा, 2:30 पे क्लास होगी। हिस्ट्री की एनसीईआरटी की टाइमिंग रहेगी 6:30 पे और इकोनॉमी की क्लास रहेगी 11 बजे, ठीक है। तो याद रखिएगा सुबह 11 बजे जो है इकोनॉमी की एनसीईआरटी की टाइमिंग रहेगी। तो ये प्रॉपर शेड्यूल रहेगा जहां पे आप लोगों को इस शेड्यूल के द्वारा ही क्लासेस सारी की सारी प्रोवाइड की जाएंगी। किसी भी प्रकार से यहाँ पे कोई अवरोध नहीं होगा और अपने बेस को यदि मजबूत करना है तो आप यहाँ पे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे आज के टॉपिक की। टॉपिक क्या है? अभी जो है हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हिमालय के ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं, संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2100 के आते आते इस सेंचुरी के अंत तक यहाँ पे कयास लगाए जा रहे हैं कि 75% तक जो बर्फ है, जो ग्लेशियर्स हैं हिमालय के, वो पिघल जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 75% जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी 2100 यानी कि इस सदी के आते आते, और इससे जो है 200 मिलियन पीपल यानी बेसिकली 200 मिलियन लोगों की जान को खतरा बरकरार है। यहाँ पे खतरा उनके ऊपर मंडराया हुआ है। और अगर मैं बात करती हूँ लगभग 8 देशों को प्रभावित करने वाली है अगर ये ऐसा होता है, ठीक है। सो याद रखिएगा, आने वाले कुछ समय में हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने की संभावना है। लगभग 75% जो है आइस वो मेल्ट होने की संभावना है, जिससे 200 करोड़ लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। उसके अलावा भारत की जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनमें 12 नदियां ऐसी हैं जिन पे संकट मंडरा रहा है। यहाँ पे गंगा समेत अनेक ऐसी नदियां हैं जिनका जो ओरिजिन है वो हिमालय के ग्लेशियर से होता है, उनके ऊपर स्पेशली खतरा मंडराया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें ऐसा कहा गया है कि हिमालय के जो ग्लेशियर हैं वो तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों ने यहाँ पे आशंका जताई है कि सन 2100 के आने तक हिमालय की 75% जो ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ है, वो पिघल के खत्म हो जाएगी। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि हिमालय के नीचे जितने भी भूभाग एग्जिस्ट करते हैं, जितने भूभाग हिमालय के नीचे एग्जिस्ट करते हैं, उनके ऊपर असर साफ तौर पे देखने को मिलेगा। लगभग 8 देशों को ये प्रभावित करने वाला है और जिनकी 200 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या इस बर्फ के पिघलने से प्रभावित होगी, ठीक है। सो यहाँ पे आज के टाइम पे बेसिकली होगा क्या कि इन 200 करोड़ लोगों को यहाँ पे पानी की किल्लत हो सकती है और यहाँ पे नदियों के अंदर ओवरफ्लो बढ़ने से बाढ़ का खतरा भी इस रीजन के अंदर बेसिकली देखा जा सकता है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि कौन कौन से देश प्रभावित होंगे, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि भारत, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश यहाँ पे शामिल है, जिनको हिमालय की बर्फ के पिघलने के बाद यहाँ पे इनके ऊपर खतरा मंडराया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे एक रिपोर्ट जो है प्रकाशित की गई है, बेसिकली इंटरनेशनल
सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, बेसिकली ये काठमांडू की बेसिकली अथॉरिटी है जिसके द्वारा ये जानकारी प्रकाशित की गई है। ठीक है, सो यहाँ पे इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के द्वारा कहा गया है कि यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो एवलांच के खतरे भी यहाँ पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे कहा गया है कि इस रिपोर्ट में कि जिन देशों ने ग्लोबल वार्मिंग नहीं की, जिन देशों ने यहाँ पे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ग्रीन हाउस गैस एमिशन में जिनका योगदान कम है, जिन्होंने ग्लोबल वार्मिंग में बेसिकली कम जिनका जो रोल है कम रहा है, उनको इसके जो बुरे प्रभाव हैं वो झेलने पड़ सकते हैं, ऐसा यहाँ पे इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के द्वारा कहा गया है। ठीक है, उसके अलावा इस रिपोर्ट में बताया गया कि हिमालय के ऊपर जो 2010 के समय पे बर्फ थी, ठीक है, सो 2010 के बाद से कहा गया कि जो बर्फ है वो 60% तेजी से पिघल रही है। 2010 के बाद से यहाँ पे एनवायरनमेंट में इतनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है कि जो बर्फ है हमारे हिमालय की वो तेजी से पिघलने लगी है। ठीक है, सो यहाँ पे कहा गया कि जो यदि हम जो है इस सदी के अंत तक पृथ्वी का टेम्परेचर जो है कंट्रोल कर लेते हैं और इसमें केवल 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही, या फिर आप बात करते हैं जो रेशो रहे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक ही पृथ्वी का टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो उस कंडीशन में हिमालय की जो बर्फ होगी वो 30% से लेके 50% तक बढ़ेगी। ठीक है, अगर हम इतना कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं, मतलब अगर हम पृथ्वी का टेम्परेचर 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ने देते हैं तो भी यहाँ पे हिमालय की बर्फ तो पिघलेगी ही, पर उसकी परसेंटेज कम हो जाएगी, 30 से 50% तेजी से ही यहाँ पे बर्फ जो है पिघलने वाली है। ठीक है, और जो आज के समय पे है, स्पेशली 2010 के बाद की कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे कहा गया है यदि इसी रफ्तार से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता रहा तो यहाँ 75%, ठीक है, सो यहाँ पे 75% से भी ज्यादा तेजी से हिमालय की बर्फ पिघल जाएगी और जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो 3 डिग्री तक बढ़ेगा। ठीक है, यदि हम सेम वे से चलते रहे, यहाँ पे इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे तो यहाँ पे पृथ्वी का टेम्परेचर, जहां हम पेरिस समिट के बाद 2015 के बाद से लगातार कह रहे हैं विश्व के सामने कि पृथ्वी का टेम्परेचर 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक ही हमें बढ़ने देना है और यहीं पे कंट्रोल करना है। यहाँ पे वेरियस एनवायरमेंटलिस्ट यहाँ पे लगातार एफर्ट कर रहे हैं कि पृथ्वी का टेम्परेचर हमें नहीं बढ़ने देना है। हर समिट के अंदर यहाँ पे जो कंट्रीज हैं वो भी एफर्ट कर रही हैं, पर अभी के समय जो सिचुएशन है और ये जो रिपोर्ट है ये कह रही है कि पृथ्वी का टेम्परेचर इस सदी के अंत तक 3 डिग्री सेल्सियस तक यदि बढ़ता है तो हिमालय के ऊपर जो बर्फ जमी हुई है वो बहुत तेजी से पिघलेगी, लगभग उसका 75% बर्फ जो है पिघल जाएगी और उससे जो है भारत की 12 नदियां जो है प्रभावित होंगी। यहाँ पे घाघरा समेत जो है यहाँ पे जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, घाघरा है, गंगा है, तो इनके ऊपर खतरा मंडराया हुआ है। ठीक है, सो स्पेशली जो नदियां हिमालय से ओरिजिन होती है, हिमालय ग्लेशियर से जिन नदियों का उद्गम होता है उनके ऊपर इसका प्रभाव अत्यधिक देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये चीज समझ लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पे इस रिपोर्ट में कहा गया कि बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे जो बर्फ 2000 सालों में खत्म होने वाली थी, ठीक है, जो बर्फ 2000 सालों में पिघलने वाली थी वो केवल 30 सालों में ही पिघल गई। ठीक है, सो यहाँ पे वेरियस एनवायरमेंटलिस्ट ने क्या कहा कि बेसिकली यदि इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहे और इसी तरीके से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता रहा तो हम आने वाले 100 सालों में जितने हमारे ग्लेशियर्स हैं हम उन सबको खो देंगे। हिमालय के सारे जो ग्लेशियर्स हैं वो आने वाले 100 सालों में सारे पिघल जाएंगे, ऐसा यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। ठीक है, सो यहाँ पे कहा गया कि 3500 किलोमीटर तक फैले हिमालय में बेसिकली यदि यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ता रहा तो 75% जो आइस है, जो बर्फ है वो पिघल जाएगी और 8 देशों को ये एरिया कवर करता है, जहां पे हम कह सकते हैं कि इन 8 देशों के अंदर रहने वाले जो सैकड़ों लोग हैं उनकी
की जान के ऊपर खतरा बना हुआ है। इसके अलावा इन ग्लेशियर्स के अंदर कई सारी झीलें भी हैं, उनको भी बेसिकली खतरा बताया जाता है। तो यहाँ पे लगभग 200 ग्लेशियर झीलें हैं, यहाँ पे उनको खतरा बना हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे एक कहा जाता है कि यदि एक बार बर्फ ग्लेशियर्स की पिघल जाती है तो वो जो है वापस से जमाना मुश्किल है। ठीक है, सो यहाँ पे पानी को वापस जो जमाना है वो बेहद मुश्किल है। तो हमारा सामने जो विकल्प है वो यही है कि हमें इस सदी के अंत तक पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ने से रोकना है। ठीक है, सो यहाँ पे पृथ्वी का टेम्परेचर हमें बढ़ने से रोकना है, यही हमारे सामने जो है वो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। यहाँ पे हमारे एफर्ट्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, हमें अपने व्यवहार के अंदर भी परिवर्तन लाना होगा। हिमालय जो है हमारे लिए बेहद आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय जो है भारत के अंदर स्पेशली अगर मैं बात करूं तो इसकी जो पर्वत श्रृंखला है भारत के उत्तरी क्षेत्र के अंदर है। ठीक है, भारत के नॉर्दर्न एरिया के अंदर ये पर्वत श्रृंखला एग्जिस्ट करती है। ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और जिसका बेसिकली शुरुआत जो है यहाँ पे पामीर नोड से शुरू होके हमारे पूर्व में पूर्वांचल तक ये फैला हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे पश्चिम में पामीर नोड से शुरू होके पूर्वांचल में फैला हुआ है। कई सारी नदियां जो हैं उनका उद्गम यहाँ से होता है। आप देखेंगे यहाँ पे इंडस रिवर यहाँ पे बहती है, सतलज रिवर है, काली रिवर है, तीस्ता रिवर है, उसके अलावा दिहांग रिवर भी है। ठीक है, कई सारी यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं दिखेंगी, पर्वत चोटियां दिखेंगी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके अलावा कैलाश रेंज यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा यहाँ पे हिमालयन रीजन है। ठीक है, सो यहाँ पे भारत के लिए हिमालयन रीजन बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी नदियां यहाँ से बेसिकली उनका उद्गम होता है। भारत के लिए अगर मैं सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो यहाँ पे भारत के अंदर जो नदियां हैं, ठीक है, उनका उद्गम जो है यहीं से होता है, इन ग्लेशियर से होता है। ठीक है, सो प्रचुर वर्षा और विशाल बर्फ के जो यहाँ पे बेसिकली भंडार होते हैं उनसे, इन बड़े बड़े ग्लेशियर से हमारे भारत के अंदर जो नदियां हैं वो बहती हैं, जिनमें पानी जो है भरपूर होता है, जिससे हमारे भारत के लोग जो है अलग अलग क्षेत्र के अंदर बेसिकली उसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो नदियां हैं ये अपने साथ एलुवियल सॉइल को भी साथ बहा के लेके आती हैं, जिससे हमारी जैसे ही ये नदियां प्लेन के अंदर एंटर करती हैं तो यहाँ पे एलुवियल सॉइल जो है यहाँ पे अपने जो नदियों के साइड पे जमा देती है, तो प्लेन को क्या करता है यहाँ पे उपजाऊ बना देता है, फर्टाइल बना देता है। ठीक है, सो इसीलिए यही एक कारण भी है नॉर्थ इंडिया के जो प्लेन्स है वो फर्टाइल है, यहाँ पे उपजाऊ है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे भारत के अंदर ये ऊर्जा सुरक्षा का भी काम करता है। ठीक है, सो यहाँ पे भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है हिमालय। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूं थर्मल एनर्जी का और साथ ही साथ यहाँ पे बेसिकली हाइड्रो पावर का, तो यहाँ पे भारत की ऑलमोस्ट 33% जो थर्मल पावर है वो हिमालय से ही जनरेट होती है। ठीक है, सो यहाँ पे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी 33% हिमालय से जनरेट होती है। हाइड्रो पावर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कई सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं। यहाँ पे हाइड्रो पावर लगभग भारत की 52% बेसिकली इन प्रोजेक्ट से ही पूरी होती है। ठीक है, सो यहाँ पे याद रखिएगा भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा का भी ये जो नदियां हैं काम करती हैं। मान लो कि यहाँ पे ये नदियां बेसिकली आती कहाँ से हैं? यहाँ से हिमालय की जो बर्फ है, बर्फ पिघलती है, नदियों में आती है और जहां से हम बिजली उत्पन्न करते हैं, ऊर्जा का बेसिकली यहाँ पे हम प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जब हम करते हैं, मान लो पानी ना आए, फिर उसके बाद क्या होगा? सो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा के ऊपर भी बेसिकली एक खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, सो उसके अलावा यहाँ पे मॉनसून के लिए भी हिमालयन रीजन बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हिमालयन रीजन क्या करता है, बेसिकली यहाँ पे जैसे ही बे ऑफ बंगाल और अरब सागर से जो हमारा मॉनसून आता है, ठीक है, सो यहाँ पे मॉनसूनी पवनें जैसे आएंगी हिमालय से टकरा के भारत के अंदर क्या करती है? वर्षा करती है। ठीक है, सो भारत के लिए बेसिकली एक वरदान साबित हुआ है हिमालय का भारत के अंदर
अंदर होना, ठीक है। उसके अलावा फॉरेस्ट वेल्थ की अगर हम बात करते हैं, वन संपदा की हम बात करते हैं, इस फॉरेस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई सारे पेड़ पौधे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वन संसाधन अत्यधिक मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियां यहाँ पे हैं, उष्णकटिबंधीय से लेके अल्पाइन वनस्पति इन क्षेत्रों के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे जो बेसिकली हम वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स हमें मिलता है, लकड़ी हमें यहाँ से मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे मेडिसिनल प्लांट्स बहुत सारे हैं हिमालयन रीजन में। तो हिमालय के जो फॉरेस्ट है, हिमालय के जो जंगल है, भारत के लिए वरदान साबित हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे टूरिज्म की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे सीनिक ब्यूटी आपने देखा होगा, बहुत सारे जो टूरिज्म प्लेस जो है हिमालय के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, स्पेशली यहाँ पे शिवालिक रेंज के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन आप देखोगे, ठीक है। सो यहाँ पे मसूरी है और उसके अलावा मनाली है, बहुत सारे आप यहाँ पे हिल स्टेशन आप देखोगे। सीनिक ब्यूटी जो है हिमालय की देखते ही बनती है, इसलिए टूरिज्म के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे हॉट स्पॉट है। सो टूरिज्म भी बेसिकली यहाँ पे भारत की जो इकोनॉमी है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिमालय, ठीक है। सो हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ चैलेंजेस की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। कुछ चैलेंजेस क्या क्या है, देखो अभी जो है मैंने बात की कि टूरिज्म भारत की इकोनॉमी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो टूरिज्म हम प्रमोट करते हैं उस टूरिज्म का प्रॉपर वे से मैनेजमेंट हम नहीं करते हैं, अनसस्टेनेबल टूरिज्म यहाँ पे होती है। बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है टूरिज्म को। उसके अलावा जितना वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे हिमालयन रीजन के अंदर होता है उसको भी प्रॉपर वे से डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होती है, अनसस्टेनेबल टूरिज्म यहाँ पे होता है। और दूसरा, हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे हिमालय के ग्लेशियर्स के ऊपर कितना प्रभाव हम देख रहे हैं इस रिपोर्ट में। जैसा कि कहा गया कि आने वाले बेसिकली कुछ सालों में 75% तक जो बर्फ है हिमालय की वो पिघल सकती है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे भारत के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे लॉस होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हर प्रकार के संसाधन हिमालय हमें देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो यहाँ हमें अपने बिहेवियरल चेंज के लिए यहाँ पे काम करना होगा, अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना होगा ताकि हम अपनी पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ने से रोक सके। हमें बेसिकली सरकार के ऊपर ये नहीं छोड़ना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद हमें निभाना होगा, ठीक है। सो ये चीज मुझे डिस्कस करनी थी। उसके अलावा हमारी क्लासेस सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पे आजाद सर की क्लास रहती है 7 बजे। उसके अलावा 8:30 बजे आप मुझसे मिलते हैं IR के सेशन के अंदर। उसके बाद 9:30 बजे हमारा बेसिकली इकोनॉमी का सेशन रहता है एंड 10:30 पे एडिटोरियल डिस्कशन रहेगा। यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट जो है प्रॉपर वे से दी हुई है। उसके बाद 5 बजे आप मुझसे मिलते हैं यूपी स्पेशल में। यूपी स्पेशल में हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी के ऊपर, यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में। आज हमने डिस्कस किया, लेटर ऑन यहाँ पे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। देन हमारी सीसेट की क्लास होती है 6 बजे, 7 बजे हमारी साइंस एंड टेक की, एंड देन उसके बाद हमारा टाइम होता है बेसिकली हिस्ट्री का। और यहाँ पे आप स्टेट PCS और UPSC को के संदर्भ में जो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और समय पे जानकारी मिलके आप क्लासेस का लाभ उठा सकें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।